नमस्कार। तो हमारे लाइफ के पार्ट के इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि मेरा ग्रेजुएशन कैसे हुआ और मेरी लाइफ़स्टाइल कैसी थी ग्रेजुएशन के समय में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरमीडिएट में मैं सेकंड डिवीज़न जब पास हुआ और उस समय तक पढ़ने में मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। मैं पढ़ने में बहुत स्मार्ट नहीं था, तेज़ नहीं था, है ना? और गर्मी की छुट्टियों के बाद जब बीए या बीएससी में एडमिशन का बात आने लगा तो लोग गहमा-गहमी गाँव में होने लगी कि जैसे बीएससी नहीं लेना या बीएससी लोगे तो फ़ेल हो जाओगे। बीएससी जो है जो लेता है वो फर्स्ट ईयर में उसे पास कर देते हैं, सेकंड ईयर में फ़ेल कर देते हैं। अब बीएससी अंग्रेजी में होता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें मुझे डरावनी चीज़ें मुझे पता चली थी। तो इस वजह से मैं बीएससी का नाम सुन के काफ़ी डरा हुआ था। ठीक है? तो फिर जो है जब नाम लिखाने की बात आई तो मैंने जो है बीए में नाम लिखवाया बीएससी के डर के मारे। ठीक है? और उसी समय मेरे 2 दोस्त और थे, संजय कुमार पाल और गप्पू यानी संतोष कुमार सिंह, जो कि आज डिप्टी एसपी हैं इलाहाबाद में। तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि आप जो है यहीं बाहर रूम किराए पे लेके पढ़ाई करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको हाँ नहीं बोला और मैं थोड़ा सकपका रहा था कि बाहर रहेंगे तो खर्चा आएगा, उतना कौन देगा। और मेरा पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं था मेरे अंदर कि मैं जो है बाहर इस तरह से पढ़ूँ मैं। फिर मैं एक बार उनको हाँ बोला तो फिर मैं आ गया, उनके साथ रहने लगा। फिर मैंने ना बोला, फिर चला गया घर। फिर दोबारा वापस आया तो फिर मैंने जो है गप्पू जी की बात मान के मैं जो है उनके साथ रहने लगा। और रूम छोटा सा ही था और वो जो है सिटी के बाहर एक दुकान के पर्पज़ से उन्होंने किसी ने घर बनवाया था। एक रूम बनवाए थे, 10 बाई 10 का था और फ्लोर उसका प्लास्टर नहीं हुआ था तो मिट्टी का ही था। ठीक है? तो दीवार जो है प्लास्टर भी नहीं हुआ था, तो उसी में हम सब 3 लोग रहते थे। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू हुआ कि जैसे पहले उसमें 2 लोग रहते थे, मैं तीसरी मैं जो है तो बाद में आया था। और पहले वो दोनों रह रहे थे, बाद में मैं उस रूम में आया था। तो पहले जो तख़्त थी उसमें एक ही था 3 बाई 6 का, 3 फीट चौड़ा था और 6 फीट चौड़ा लंबा था। तो उसमें ऑलरेडी 2 लोग सो रहे थे, तो मेरे लिए जगह नहीं था उसमें, उस तख़्त में। तो और एक समय ऐसा था कि हम सब 1 महीने ऐसे बिता दिए कि ताकि एक टाइम में एक बंदा जगना पड़ेगा उसको। ठीक है? या तो पढ़ाई करे या बाहर कहीं बैठ के आँख मूंद के सोए या कुछ भी करे, लेकिन एक टाइम में सिर्फ 2 से ज़्यादा नहीं सो सकते। ठीक है? इस तरह से प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने जो है, चूँकि मैं तीसरा पर्सन था तो इसलिए मैं अपने घर से लकड़ी का एक गत्ता ले आया था। लकड़ी का एक पटरा जिसे बोलते हैं गाँव में, लकड़ी का, वो ले आया और उस तख़्त के पैरेलल में लगा दिया और उसके नीचे मैंने कुछ ईंटें लगा दिया था। तो उसी पटरे पे मैं सोता था। और चूँकि वो ईंट के सहारे होता था तो कभी-कभी जो है ईंट गिर पड़ती थी तो मैं भी रात में जो है गिर पड़ता था। तो इस तरह से मैं जो है 1 साल तक उस पटरे पे सो के बिताया। ठीक है? तो इस तरह से जब मेरा एडमिशन हुआ बीएससी में, तो जैसा कि मैं जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और पहले मैंने बीए में एडमिशन ले लिया, तो फिर मैंने संतोष जी के कहने पे फिर मैंने साइंस में एडमिशन ले लिया कि मैंने इस तरह से, हालांकि मेरा पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं बीए करूं या बीएससी करूं। फिर मुझे मोटा-मोटा सिर्फ मुझे इतना ही पता था कि जैसे 10 से पास होते हैं 11 में जाते हैं, 11 से 12 में जाते हैं, 12 के बाद या बीए या बीएससी करते हैं, बस इतना ही पता था। ठीक है? और मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जो है कभी बाहर या अपने सिटी के बाहर इलाहाबाद, बनारस या लखनऊ या दिल्ली इस तरह से डिग्री कॉलेज के लिए भी ग्रेजुएशन के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में। और इसी दौरान मुझे पता चला कि मैं जो है एडमिशन इलाहाबाद में भी एडमिशन किया जा सकता है। तो मैं इलाहाबाद में एक है इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पे जाके एक फॉर्म ले आया और फॉर्म को भरा। और फॉर्म जब मैं लेने गया था उसी समय इलाहाबाद में कुछ लोग और रहते थे उनके साथ, इलाहाबाद में ही हमारे गांव के बगल गांव में कुछ लोग रहते थे ऑलरेडी इलाहाबाद में। तो मैं उनके घर पे गया, उनसे मैंने पूछा कि कितना खर्चा आता है इलाहाबाद में रुकने का। तो उन्होंने मुझे जो हिसाब किताब बताया इलाहाबाद में खर्च होने का, रूम का किराया, खाना है, पीना है, दवा दारू, किताब कापी, फ़ीस, ये सब सारा चीज़ हमको जब गिनाया और उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा इलाहाबाद में। तो वो जो मैं एसीसी का फॉर्म ले आया था वो मैंने दोबारा वापस जमा करने नहीं गया था यूनिवर्सिटी में। तो फिर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जिस सिटी में मैंने जो है इंटर कॉलेज
जहाँ पढ़ाई किया था वहीं पे एक जो है डिग्री कॉलेज था, वहीं पे मेरा एडमिशन हो गया। तो एक बार क्या हुआ कि एडमिशन इस तरह से हो गया, तो बीएससी में एडमिशन होने के बाद जो मेरा सबसे पहली समस्या थी वो थी अंग्रेज़ी, ठीक है। और जैसे कि उसमें मैंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट से बीएससी किया हुआ है। तो केमिस्ट्री सब कुछ अंग्रेज़ी में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग था कि अब क्या करें। कि मैं सोचता था यार, जब हम सब हिंदी में जब हम पढ़ सकते हैं तो हम अंग्रेज़ी में क्यों पढ़ें, ठीक है। और जैसा कि मुझे पहले से लोग काफ़ी डरा रखे थे, तो मुझे और डर गया कि सब अंग्रेज़ी में ही है, और एक भी शब्द हिंदी में कहीं नहीं था कि उसको ब्रैकेट में हिंदी में का मतलब कुछ लिख दें, तो इस तरह से कुछ था नहीं। फिर क्या हुआ कि एक बार मैंने सोच लिया कि मैं अपने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखूं कि आप जो है इसको हिंदी मीडियम करवाइए, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, इस तरह से। हालांकि मैंने दिया नहीं चिट्ठी, वो लिख करके। इतना आसान भी नहीं था कि अब कोई भाषा नहीं, मीडियम नहीं बदल सकता इतने जल्दी से। और अंग्रेज़ी को सीखने के लिए मैंने क्या किया था कि जैसे भार्गव डिक्शनरी लिया, और साइंस के जो भी टर्मिनोलॉजी होते हैं उसका जैसे जो भी होते थे भार्गव डिक्शनरी से देख के एक मैंने अलग से नोटबुक बना रखा था अंग्रेज़ी का। उस अंग्रेज़ी में जैसे मान लो कि बोलते हैं कि मैंने कैंची से इस तरह से काट रखे थे, और हर पेज को मैंने आधा-आधा काट रखे थे इस तरीके से, ताकि मैं ABCDEFGH पूरा अल्फ़ाबेट ऊपर से नीचे इस तरह से लिख सकूं, ताकि मैं डी वाला अगर पन्ना खोलूं तो डी वाले सारी टर्मिनोलॉजी मुझे दिख जाएँ। इस तरह से मैंने एक रफ़ कॉपी बना रखा था। उस बनाने के लिए मैंने क्या किया था कि जैसे मान लो कि हमने कोई ब्रायोफाइटा, मान लो एक टर्मिनोलॉजी है साइंस का, उसको मैंने भार्गव डिक्शनरी में देखा, फिर उसको मैंने उस बी वाले पेज को खोल के वहाँ पे लिख लेता था, फिर उसका मतलब हिंदी में लिख लेता था, ठीक है। इस तरह से मैं लिखता था, और जो भी मुझे नहीं आता था सबसे पहले अपने कॉपी में चेक करता था नोटबुक में, अगर उसमें नहीं है तब मैं आपके भार्गव डिक्शनरी में देखता था, फिर वहाँ से देखने के बाद फिर अपने मैं कॉपी में लिख लेता था। तो इस तरह से मेरी जो नोटबुक बनी वही मेरा जो है भार्गव डिक्शनरी बन गई साइंस की। और यहाँ तक थी जो मेरी पढ़ाई थी बहुत एवरेज चली आ रही थी, और मेरे अंदर ज़रा सा भी मोटिवेशन नहीं था कि, और मुझे अंग्रेज़ी भी नहीं समझ में आ रही, तो वैसे लाइफ चल रही थी। 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई कि मेरी किस्मत बदल दी है, मेरा पूरा करियर बदल दिया, मेरा पूरा फ्यूचर यानी भविष्य पूरा बदल दिया। वो घटना ये थी कि जिस सिटी में मैं रहता था उसी सिटी में एक बार मैं जब अब कॉलेज से अपना शाम को 4 और बज रहे थे, मैं वापस आ रहा था अपने रूम की तरफ, उसी समय मैंने अपने पिताजी को देखा। वो तांगे पे बैठ के, जो इक्का होते हैं, जो घोड़ा इक्का होता है, उसी पे बैठ के वो अपने उस शहर में आए थे अपना काम करके, वो जो है अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। और उसी समय जो है मेरी निगाह जो है मेरे पापा के ऊपर पड़ी। मेरे पिताजी ने हमको देखा, और इक्का जो घोड़ा इक्का था वो चल चुका था, वो धीरे-धीरे चल रहा था। और मैं उसमें सकपका गया कि मेरे पिताजी अब क्या करें, मतलब जाएँ दौड़ के उनका पैर छुएँ या फिर जा रहे हैं जाने दो, ऐसा मैं तब तक सोच ही रहा था। तब तक मेरे पिताजी, उन्होंने कुर्ता पहनते थे, कुर्ता अभी भी पहनते हैं वो, तो उन्हें अपने जेब से जो है इस तरह से 10 का नोट निकाला और ऐसे हाथ बढ़ाया, और वो जो है इक्का चल रहा है, मैं दौड़ते-दौड़ते आया, वो 10 का नोट ले लिया उनके हाथ से, ठीक है। और उस 10 के नोट ने मेरी किस्मत बदल दिया। आप समझोगे कि कैसे हुआ। यूँ कि जैसे कि गांव में अभी भी कोई किसी को पैसे नहीं देता, इवन मम्मी पापा अपने बच्चे को पैसे ऐसे बिना अनायास को नहीं देते कि आप अपना ये रख लो, 1 रुपये ले लो, चॉकलेट खा लेना, या 5 रुपये रख लो, आइसक्रीम खा लेना। क्योंकि गांव में इतनी गरीबी में इतनी माली स्थिति होती है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह से एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता। मैं भी ये भी सोच रहा था कि मन ही मन कि अभी तक मैं 1-1 रुपये, 5-5 रुपये कभी भी मांगता था घर पे, तो मुझे 1 दिन में नहीं मिलता था, उसको 1 दिन लग जाते थे, 1-1 हफ्ते लग जाते थे मुझको देने में। तो आज उन्होंने मुझे अचानक से बिना मांगे मुझे 10 रुपये क्यों दे दिए, ठीक है। और उनके प्रति मेरा एक अजीब सा एक लगाव पैदा हो गया पिताजी के प्रति कि यार हमको पिताजी क्यों दे दिया, आखिर मैंने मांगा भी नहीं और क्यों दे दिया। मैं भी सोचा कि मैं तो उनको बेटा ही हूँ, मैं तो यहाँ रहता ही हूँ, तो मेरी क्या इतनी अहमियत बढ़ गई है कि मुझे जो है कोई इस तरह से बिना मांगे 10 रुपये दे दे। तो फिर जो है वो 10 रुपये लेके मैं धीरे-धीरे अपने रूम की तरफ बढ़ा, और मेरे आँख से जो है आंसू निकल रहे थे जब मैं अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। और मैं यही सोच रहा था रास्ते भर और रूम पर भी, और 4-5 दिन तक मैं डिस्टर्ब रहा उस 10 रुपये को लेके कि यार मेरे पिताजी हमको क्यों दिए 10 रुपये दिए, क्यों दिए 10 रुपये मुझे। ऊपर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। पिताजी ने अपने बेटे को देखा मार्केट में, उन्होंने लड़का बाहर रुक के पढ़ाई कर रहा है, और
और इसको दे देते हैं। तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे लिए वो अंदर से झकझोर दिया, ये सोच के कि यार क्या मैं इतना महान हूँ, क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि लोग मुझे बिना मांगे पैसा दे दिए। मतलब पिताजी ने हमको क्यों दे दिया यार, ऐसा हमने मांगा भी नहीं। और 5 दिन तक मैं उस 10 रुपये को लेके परेशान रहा, और मैंने सोचा था वो 10 रुपये का नोट जो है मैं कभी खर्च नहीं करूँगा, लेकिन मजबूरी बस मुझे वो 10 का नोट खर्च करना पड़ा। और शायद मैं इस परिस्थिति को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि एक छोटी बच्ची है और अपने पापा से कुछ पैसे मांग रही है, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन मांग रही है, या फिर वो ड्रेस मांग रही हो, कपड़े मांग रही हो, ठीक है, या कुछ खिलौने मांग रही हो। तो लड़की हर साल मांगती है, जैसे जैसे बड़ी हो जाती है, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, हर साल वो अपने पापा से मांगती है कि मुझे ये सामान चाहिए। उसके पापा उसको नहीं देते हैं। उसके पापा इसलिए नहीं देते हैं कि क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके उस चीज़ को ख़रीद के देने के लिए, या तो फिर उसके पापा सोचते हैं कि यार क्या दोगे, इसको देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उस लड़की की जब शादी होती है, शादी के समय जब विदाई का समय आता है, तो लड़की जो है अपने पापा से गले लग के रो रही है, और साथ में वो चीज़ फिर से वही मांगती है कि पापा आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, क्या आप हमें वो चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके पापा फिर मना कर देते, कहते नहीं अब हम नहीं दे पाएंगे। तो फिर वो लड़की चली जाती है। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो लड़की अपने घर चली जाती है, भूल जाती है, अपने 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लेकिन जानते हैं जब लड़की अपने घर से जब बाहर जाती है तो अपने मायके के लोग बहुत याद आते हैं, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ कि उस ससुराल की तरफ से एक बस गुजर रही थी, उस बस में उसके पापा बैठे होते हैं। फिर उसके पापा अपने वो बस के खिड़की से देखते हैं अपनी बेटी को, और दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। उसी समय उसके पापा अपने जेब से वही चीज़ निकाल के अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ा के देते हैं, जो जब से वो पैदा हुई थी तब से वो जो मांग रही थी वही चीज़ उठा के उसको दे रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि उस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो वो लड़की यही सोच रही होगी कि वो सामान उसके लिए तब उतना वैल्यू नहीं रखता है जितना कि उसके पापा और उसकी बेटी का जो बीच का जो संबंध है वो मायने रखता है, ठीक है। तो बेटी बहुत रोती है इस बात को लेके कि यार हमको इतना दिन था मैंने दिया नहीं, और आज हमको बिना मांगे मिल गया। उस बेटी के दिल में जो बात बैठ गई थी, जिस वजह से वो सोच रही थी, एकदम वही चीज़ मेरे दिल में भी बैठ गया। लेकिन उस 10 रुपये से मैंने जो है पिताजी जी के प्रति मतलब इतना मेरे अंदर चेंजेस आ गए कि यार शायद मेरे पास शब्द नहीं है वो चीज़ बोलने का कि मैं कैसे बताऊँ आपको। फिर जो है मैं 4-5 दिन तक बहुत वो पैसे को लेके काफ़ी मैं रोता था कि यार उन्होंने क्यों दे दिया। मैं बहुत देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत अंदर तक वो घाव कर गया था वो 10 रुपये। वो घटना मैं भुला नहीं पा रहा था, ठीक। फिर उस दिन के बाद से मेरे अंदर जो है हृदय परिवर्तन होने लगे और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आप यूँ कह लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हैं ना कि ऋषि मुनि जंगल में गए और जो है उन्होंने तपस्या किया 10 साल तक, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति वो चीज़ मैं अपने अंदर अनुभूत कर रहा था कि जैसे मेरे सोचने विचारने का जो है तरीका बदल गया, मैं अच्छा सोचने लगा, पॉजिटिव सोचने लगा, लोगों के प्रति मिलने का तरीका बदल गया। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतना बदल ही रहा है तो हम एज ए विद्यार्थी हम क्या कर सकते हैं। एज ए विद्यार्थी का काम है पढ़ाई करना, तो क्या हम जो है एक अच्छा विद्यार्थी बन के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो जो है मोटिवेशन जो मेरे अंदर कहीं से आया नहीं, अगर आया तो उस 10 रुपये की वजह से और मेरे पिताजी के और हमारे बीच का जो एक संबंध था, उस संबंध की वजह से मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया। हम उसके बाद से जो है हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो टारगेट था, हमारा भविष्य था, मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देने लगा। अचानक से मेरे अंदर ऐसा क्या चेंज हो गया कि सब कुछ मुझे बहुत ही क्लियर दिखने लगा कि भविष्य में क्या होगा मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ। तो मेरा जो टारगेट था बहुत ही क्लियर हो गया। तो मुझे लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने अपने लिए कुछ नियम और कानून बनाए जो मेरे पर ही लागू होते हैं, ठीक है, कि एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक डायरी लिया और उस डायरी में मैंने लिखा कि मुझे ये चीज़ नहीं करना है। तो मैंने वो चीज़ें त्याग दिया जिस वजह से मेरी पढ़ाई में नुकसान होता था, ठीक है। उदाहरण के जैसे मूवी देखना, मैं पहले बहुत मूवी देखा करता था, वो मैंने बंद कर दिया। जब मैं सब्ज़ी बेचता था तो मेरे पास पैसे हुआ करते थे, तो उस पैसे से कभी मैं मूवी देखने भी जाता था। तो मैंने मूवी देखना बंद कर दिया। और जो है
और मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि किसी की शादी में नहीं जाना है, चाहे वो मेरी बहन की शादी हो, चाहे भाई की शादी हो, घर की पड़ोस की शादी हो, मामा के यहाँ की शादी हो, तो मैंने शादी में नहीं जाना है। मेरा जो है पूरा 100% सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में ही देना है। और जो है कुछ जैसे मैं लड़कियों से दूर रहना है ना? इश्क प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ना है। तो इस तरह से मेरा जो ध्यान था 100% क्या 200% आप मान लो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे दिया दूँगा, ऐसा मैंने सोच बनाया। तो वैसा मैंने जो मैंने नियम बनाया उसको मैंने फ़ॉलो भी किया, ठीक है? और सिर्फ़ एक बार ऐसा हुआ था कि जो मैंने अपने बनाए हुए नियम को मैंने तोड़ दिया था। उसका एक बार कारण ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो हमारे ही सिटी में एक लड़का जो है चोरी होके आ गया था आसाम से, और उसका उम्र मुश्किल से 7-8 साल या 9 साल 10 साल का रहा होगा। तो उसको जो है आसाम घर तक छोड़ने आना था, ठीक है? और फिर मैंने सोचा कि यार चलो हम घर तक छोड़ देंगे तो कम से कम इसके मम्मी-पापा इसको मिल जाएँगे। और वही एक ऐसा समय था जो कि मैंने नियम के जो कानून बनाए थे अपने लिए कि हमें अब पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ़ वही एक बार ऐसा हुआ था कि जो कि मैंने नियम तोड़ दिए थे, सिर्फ़ उस बच्चे को पहुँचाने के लिए मैंने 10, 12 या 15 दिन का टाइम मेरा लगा था। तो उस 15 दिन मैंने क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। पूरे बीएससी में 3 साल के बीएससी में मैंने सिर्फ वही 15 दिन मैंने क्लास मिस किए थे। उसके बाद मैंने कभी एब्सेंट नहीं था, ठीक है? और जब मैं सेकेंड ईयर में आया, ठीक है? जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो हमको रूम बदलना हुआ तो हमारे पास बेड नहीं थे। तो बेड क्या किया कि हमने कि अगर आपको पता होगा कि जो लोग कांच बेचते हैं, हमारे जहाँ पे मैं रहता तो बगल में एक कांच की दुकान थी। तो जो लोग बेचते हैं, अगर आपने देखा होगा कि कांच एक लकड़ी के बॉक्स में पैक होके आता है, उस लकड़ी को पैलेट बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो है लकड़ी जब भी कांच खोलते थे तो वो लकड़ी वो फेंक देते थे, या फिर तो वो लकड़ी जो है फिर जो है लकड़ी जो है अलग से बेच देते थे। एक बार जो है मैंने उनसे कहा कि ये लकड़ी हमको दे दीजिए। तो उन्होंने पूरा कांच निकाल के, काफ़ी बड़ा था, मतलब बड़ा कांच आया था, मेरे बॉडी के लगभग 6 फीट चौड़ा था और 3 फीट चौड़ाई में था। मैंने उनसे मांगा कि भैया जी ये हमें लकड़ी हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो उन्होंने पूछा क्या करोगे? मैंने कहा इसका बेड बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो। तो आप समझते हैं कि जो पैलेट होता है, वो पैलेट में ढेर सारे कील लगे होते हैं, नेल लगे होते हैं। तो उस चारों तरफ नेल लगे हुए थे, ठीक है? तो फिर वही पूरा लकड़ी का जो पैलेट है वो मैं उठा के लेके गया अपने रूम पे, और चारों तरफ मैंने लगा दिया ईंट। वो बन गया मेरा बेड। और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 2 साल में हम और कप्पू दोनों लोग, फिर उसके बाद 3 पार्टनर से 2 पार्टनर हो गए थे, और हम दोनों लोग उसी बेड पे 2 साल तक सोए थे। और वो बेड इतना ख़राब था कि समझ लो कि जो पैलेट होता है कि एक लकड़ी का पल्ला यहाँ होता है, एक दूसरा यहाँ होता है, बीच में इतना जगह खाली होता है, ठीक है? वो सब हम गड़ते थे रात में। इसके अलावा हम पैर ऐसे लटका के बैठ नहीं सकते थे उस बेड पे, क्योंकि उसमें चारों तरफ कील लगे होते थे, ठीक है? कील हमने निकाले नहीं थे, तो वो पैर ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो आपको जो है कील भी लग जाएगी, ठीक है? तो इस तरह का हमने जो है बेड का हमने बना लिया था। 2 साल हम और गप्पू दोनों लोग खूब आराम से सोते थे इस पे। और जब वो चीज़ मेरे अंदर जब चेंज होने के बाद हमने पढ़ाई करना शुरू किया। साथ में मुझे बहुत डर लगता था बीएससी के नाम से कि यार बीएससी में बहुत पढ़ते हैं, ऐसा मेरे अंदर पैदा हो गया था, और लोग मुझे डरा भी दिए थे। तो मैंने भी डर के मारे काफ़ी पढ़ना शुरू कर दिया था। और साथ में ये भी सोचता था यार जो लोग थर्ड ईयर में होंगे, जो लोग सेकेंड ईयर में होंगे, वो सब फर्स्ट ईयर को पास करके गए, इसका मतलब कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, है ना? इसलिए हम और संतोष क्या करते थे कि कभी किसी से मिलते नहीं थे, सीधा कॉलेज जाना और कॉलेज से आना, कोई किसी से दोस्ती नहीं, कोई किसी ज़्यादा बात नहीं, घर आके पढ़ाई करना। हमने बहुत मेहनत किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको भले आप घमंडी समझो, लेकिन मैंने बहुत ही मेहनत किया। मुझको इसलिए डबल मेहनत करनी पड़ गई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका था। सेकेंड ईयर में इंटरमीडिएट में मेरा 2nd डिवीज़न था, तो इसलिए जो है मेरा तैयार नहीं, मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता था। और बुक हम सब की जो कि माली स्थिति सही नहीं थी, हमारा भी और गप्पू जी का भी, तो बुक भी हमारे पास सारी थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आते हैं तो एक ही सेट बुक थी हमारे उनके बीच में। लेकिन जब एग्ज़ाम आती थी सभी को बुक चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम सब जो है एक ही बुक से दोनों लोग एक साथ पढ़ते थे। क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं होता था तो अलग अलग टाइम में पढ़ लेते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम आ गया
और तब आपको दोनों लोगों को एक ही साथ एक ही बुक चाहिए, तो हम सब जो है साथ में बैठते थे, पन्ना पलटते थे, वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे। फिर मैं पूछता था हो गया तुम्हारा? कहा हाँ हो गया, हो गया। तब हम पन्ना अगला पलटते थे, अच्छा पढ़ लिया, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, हो गया। इस तरह से हम सब एक ही बुक से 2 लोग पढ़ते थे एक साथ, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट ईयर का, और एग्ज़ाम के बाद जो है आया रिज़ल्ट में क्या हुआ कि दीवार पे जो है रोल नंबर के साथ सबका नंबर लगा हुआ था, और काफ़ी भीड़ लगा हुआ था। मैं तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि मुझे फ़ेल होने का अनुभव पहले से था। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने हमारे लिए पहले से हमारा रोल नंबर देख के आए थे वो, तो उन्होंने बताया कि रमेश तुम पास हो चुके हो, ठीक है। तो मतलब इतनी खुशी हुई मेरे अंदर कि यार मैं पास कर गया। मैंने मतलब भगवान को भी याद किया ठीक है। और फिर जो है हमने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुमने टॉप किया है। हमने कहा टॉप किया मतलब? कहता नहीं तुम्हारा नंबर सबसे ज़्यादा है। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहें नहीं ऐसा हुआ है। तो ये बात सही थी। तो मैंने जाके नंबर देखा, तो मैंने जो है पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मेरा नंबर हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा था। और ये बात सुनते ही मतलब मुझे खुद ही नहीं विश्वास हो रहा था। मेरे जो इंटरमीडिएट के दोस्त थे, हाई स्कूल के दोस्त थे, या मेरे जो टीचर्स थे, किसी को मतलब आश्चर्य ही नहीं हो, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। और फिर क्या था, उसके बाद मैं टॉपर बन गया। और टॉपर होने के बाद जो है मैं घर गया, घर वालों को बताया, मम्मी पापा को बताया। मेरे पिताजी बहुत खुश थे, इतना ज़्यादा खुश कि मतलब मैं क्या बताऊँ, उनकी आँख में आंसू थे ये सुन के कि जबकि मुझे शर्म आ रहा था बताने कि मैंने टॉप किया हुआ है। मैंने सिर्फ यही बताया कि मेरा नंबर सबसे ज़्यादा है, इस तरह से बताया, ताकि मतलब मेरे मुँह से नहीं निकल रहा था कि मैंने टॉप किया है इस तरह से। और तो टॉप करने के बाद जो है मेरा जो है काफ़ी सम्मान बढ़ गया समाज में उठना बैठना, लोगों रिश्तेदारी, दोस्त, इवन स्कूल में, कॉलेज में सब लोग इशारा करके बोलने लगे, अच्छा यही लड़का है, अच्छा यही इसी ने टॉप किया, अच्छा इसी ने टॉप किया है, ठीक है। तो पहले मैं बहुत शांत स्वभाव का था, अभी भी हूँ। और तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, अपने काम से काम रखता था, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। और चूँकि मेरे कपड़े भी फटे रहते थे, मेरे पैंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में मैंने एक ही पैंट पहने थे, काले कलर का था मेरा पैंट, और वो जला हुआ था, तो वो जले हुए मैंने सिला रखा था। तो जब भी मैं बैठता था, चलता था, इस तरह से करता था ताकि कोई मेरा जला हुआ पैंट देख ना पाए। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में टॉप करने के बाद लोग मुझे और आँख गड़ा के देखने शुरू कर दिए, तो तब मुझे उतना डर नहीं लगता था अपने कपड़ों को लेकर, ताकि तब मुझे इतना विश्वास हो गया था कि कपड़ा मायने नहीं रखता है। और मुझे एजुकेशन पे इतना ज़्यादा विश्वास हो गया कि सबसे ज़्यादा विश्वास तब हुआ जब मुझे सोशली ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। ख़ास तौर पे मुझे जब जो लोकल बिजनेसमैन है, जैसे हमारे यहाँ कारपेट का काम होता था, तो जो बिजनेसमैन थे वो सब जो है अपने घर में बुलाने लगे हमको मिलने के लिए। और मैं उस घर में जाता था जहाँ पहले मैं दूध बेचा करता था। उनके घर पे जा कर के सीढ़ी पे बैठ के सवेरे इंतज़ार करता था कि दरवाज़ा खोलेंगे तो मैं उनको दूध दूँगा, तब मैं जाऊँगा यहाँ से। और उसी घर में लोग हमको बुलाना शुरू कर दिए मिलने के लिए, यही लड़का है। और मेरे लिए सच पूछे तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब थी जब लोग कहते थे कि ये फलाने का लड़का है। मतलब मेरे पिताजी को चाय बेचते थे, तो वो जो है सेठ बोलते थे उनको, तो ऐसा उनको बोलते थे, अरे वो जो चाय बेचते थे उन्हीं का लड़का है, जो चाय बेचते थे उन्हीं का लड़का है, जो चाय बेचते थे उनका लड़का टॉप किया है, ठीक है। तो मेरा अंदर से जो है मन जो है बड़ा एकदम गदगद हो जाता था कि चलो मैंने ऐसा कुछ अच्छा कर दिया लग रहा है, जिसकी वजह से आज मेरे पिताजी का जो है नाम हो रहा है। तो इस तरह से मैंने जो है मतलब बीएससी में मेरा टॉप कर दिया था। न सिर्फ बीएससी बल्कि मैंने सेकेंड ईयर भी टॉप किया, थर्ड ईयर भी टॉप किया। और थर्ड ईयर टॉप करने के बाद वहाँ पे जब कन्वोकेशन हुआ है ना, जिसमें सर्टिफिकेट बांटते हैं, डिग्री बांटते हैं, तो उसमें मुझे गोल्ड मेडल भी मिला था। 2 मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं, एक जो है जैसे कि यूनिवर्सिटी टॉपर, एक मुझे फैकल्टी जो साइंस फैकल्टी था उसका टॉपर। तो मैंने दोनों ही, मेरा नंबर 1 पे था। तो आप ये समझ लो कि जब मुझे प्राइज़ मिलने वाला था तो मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि मुझे प्राइज़ मिलेगा। तो मैं एक हफ़्ता पहले से काफ़ी तैयारी किया था। और मुझे गाउन मिलता है ना, जो गाउन पहन के जो डिग्री लेते हैं, तो गाउन रेंट में मतलब किराए पे मिलते थे, तो उसके भी मेरे पास पैसे नहीं थे। तो लेकिन मुझे गाउन लेना ही था हर हालत में, क्योंकि मुझे फ़ोटो खिंचवाना बड़ा अच्छा लगता था। मैंने सोचा था कि मैं डिग्री भी लूँगा और फ़ोटो भी खिंचवाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो पैसे मैंने पिताजी से बोल के, भैया से बोल के मैंने किसी तरह से अरेंज किया, मैंने गाउन लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैं स्टेज पे जाऊँगा तो मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए। तो ये सब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे, तो मैंने अपने पड़ोसी से मैंने पैंट माँगा, शर्ट माँगा, बेल्ट माँगा, इवन मैंने जूते भी उन्हीं का माँगा। तो सब कुछ पूरा कपड़ा किसी और का था, अंदर से मेरी बॉडी सिर्फ मेरी थी। तो वही कपड़ा और गाउन पहन के मैं स्टेज पे गया, डिग्री लिया और बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा कि आप ऐसे समझ लो कि आप ऐसे समझ लो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट जहाँ मैं कुछ भी नहीं था, अचानक से बीएससी में मैं टॉप कर गया। ऐसा भी नहीं सिर्फ पास हुआ था, सिर्फ मैं पूरा टॉप कर गया। तब मुझे जो साइंस की, अंग्रेजी की बुक्स थी और मुझे साइंस से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया साइंस से। साइंस मुझे अच्छी लगने लगी। और आपको ये बात भी जानने के बाद आश्चर्य होगा कि दूसरा टॉपर कौन था। वो था मेरा रूम पार्टनर गप्पू, ठीक है। तो हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। मैं टॉपर था, वो सेकंड टॉपर था। तो हर साल मैं टॉप करता था, हर साल वो सेकंड टॉपर होता था, 3 साल तक। और कुछ मोटिवेशन कभी-कभी ऐसे होते थे कि जैसे हम सब चूँकि गरीब थे तो हमारे पास कंबल नहीं होते थे, तो ठंडी भी बहुत लगती थी ठंडी में। तो ये सब मोटिवेशन हमको मिलता था। जैसे मान लो, जैसे हम सोचते थे कभी-कभी कि जंगल में जो लोग ऋषि मुनि जो लोग तपस्या करने जाते थे, वो लोग इतना तो कंफर्म था कि उनके पास घर नहीं था और उनके पास जो है गर्मी में एसी नहीं था, ठंडी में कंबल नहीं होते हैं, फिर भी वो कैसे सालों साल तक रहते हैं जंगल में। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा ये सब सोचता था, तो मुझे थोड़ा एनर्जी मिलती थी। और मोटिवेशन के लिए मैं थोड़ा-सा रामायण से मैं काफ़ी प्रभावित था। और जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान श्री राम, मतलब दशरथ के 4 पुत्र थे, ये कोई नहीं जानता अगर भगवान जो है 14 साल का वनवास के लिए ना गए होते तो। राम जब वनवास से वापस आए, पहले तो वो राम थे, लेकिन जब आए तब वो क्या बन के आए? वो बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री। 4 उपाधि लेके आए। 4 उनको लेके आए ना, उनको मिला, उनको लोगों ने दिया तब, और राम को 4 उपाधि मिली। तो हाई स्कूल, ये मेरे शब्दों में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी और एमएससी, तो उन्होंने 4 डिग्री लेके आए। तो ये सब मोटिवेशन मुझे मिलता था कि यार अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अगर आपको जितने भी महान लोग हैं जिसको आज लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तपस्या किए होंगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जो है, मैं सही जगह पे हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे जो है इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और भीमराव अम्बेडकर से मैं काफ़ी प्रभावित था कि उनको जो है काफ़ी सोशल प्रेशर था, इसके बावजूद भी वो जो है इतने कठिन परिस्थितियों में वो जो है अपनी लाइफ को, हमारे देश के संविधान लिखा उन्होंने। तो ये सब चीज़ों को मैं सोचता था, तो यहाँ से मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था। तो इस तरह से हमारी जो है बीएससी की जर्नी पूरी हो गई।